वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग मॉडल सेट के कुछ बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 78 तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे पूछा गया कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या है होगी। अब एक चीज देखो कि अगर हम लोग दो पासों को फेंकेंगे तो क्या सब आएगा। अगर हम दो पासों को फेंकते हैं तो हमें क्या सब आएगा, ये हमको आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। इसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। चलो बातें समझ में आ गई। अब देखो कि दो पासों को जब हम लोग फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम कितने आ गए। कुल संभव परिणाम 36 आ गए, क्योंकि 6 गुने 6 बराबर 36। कुल संभव परिणाम 36 आ गए। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दोनों पर समान संख्या। अब देखो कि दोनों पर समान संख्या की बात आएगी तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1। इसके बाद 4 1 4 2 4 3, यहां पे 4 4 लिखना भूल चुके हैं, तो पहले तो इसको 4 4 करो, यहां पे 4 4। ओके, तो इसका मतलब एक यहां पे ये आ गया 4 4, और इसके बाद 5 5 और 6 6। इसका मतलब देखो कि दोनों पे समान संख्या कितने में आया, 6 में। तो इसका मतलब आपको अनुकूल परिणामों की संख्या कितना आ गया, तो 6 आ गया। हमें यह पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या और बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना निकला, 6 निकला। कुल परिणाम कितना है, 36 है। इसका मतलब 6 कम 6 6 6 36, ये कितना आ गया, 1/6 के बराबर आ गया। बातें समझ में आ रही है। 1/6 कहां पे दिखाई दे रहा है, ये हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है, मतलब 79 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित पाने की प्रायिकता क्या है। अब चित पाने की प्रायिकता क्या होगी। अब बताओ कि एक सिक्के को उछालेंगे क्या आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि चित आने की, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता है अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, 1 है। कुल संभव परिणाम कितना है, 2 है। इसका मतलब प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कहां दिखाई दे रहा है, विकल्प 3 में। तो 80 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आपको यह पता है अगर अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्या कहने का मतलब क्या, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहां से आप देखो कहा गया कि कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। √7 अपरिमेय संख्या है, √3/7 यह भी अपरिमेय संख्या है, √2/√5 यह भी अपरिमेय संख्या है। अब √75/√48 पे थोड़ा डाउट है, इसको चेक कर लेते हैं। √75 और बट्टा √48। अब इसका क्या करो, अभाज्य गुणनखंड करो। इसको कितना लिख सकते हो, 5 25 या 75, मतलब 5 गुने 5 गुने 3।
और 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग करने पे 24 आएगा, 2 से भाग करने पे 12 आ जाएगा, 2 से भाग करने पे 6 आ जाएगा और 2 तिया 6 आएगा। मतलब 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, ये कितना आ जाएगा 5√3। और ये कितना आ जाएगा, यहां पे 2 दूना, यहां से देखो 2 बाहर आएगा, यहां से भी 2 बाहर आएगा, मतलब आपको 4√3 आ गया। अब देखो √3 से √3 कट गया, यहां से कितना आ गया 5/4 आ गया। और 5/4 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या कहने का मतलब अपरिमेय नहीं होगा, तो इसका मतलब सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया √3 और √5 है। अब √3 और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस दोनों संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत होगा कहने का मतलब क्या हुआ कि दशमलव के कुछ बिंदु के बाद जाकर के वो कट जाएगा, उसी को शांत कहते हैं। अब इसको चेक करने के लिए क्या है, एक तो पहले डायरेक्ट प्रोसेस है कि हम लोग 105 से 17 को डिवाइड करके देख लेंगे, 210 से 77 को डिवाइड करके देख लेंगे, 88 से 15 को डिवाइड करके देख लेंगे और 160 से 3 को डिवाइड करके देख लेंगे। लेकिन एक और तरीका आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट ट्रिक। अगर हर में 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो इसका मतलब जो है वो उसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। हम लोग बस अब चेक करते हैं 105 को। 105 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21 पंचे 105, तो 5 गुने 21, और 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7। अब देखो यहां पे 5 के अलावा क्या दिख रहा है, 3 और 7 भी दिख रहा है। इसका मतलब इसके हर में क्या आ गया, 5, 3 और 7 आ गया। ये कभी भी इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ओके, अब दूसरा को चेक करो, 210 और 210 की बात करेंगे तो ये 105 दूना 210, तो बस इसमें 2 लगा लो, 2 गुने 5 10, 10 तिया 30 और 30 सत्ता 210। यहां पे देखो 2 5 के अलावा 3 7 भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका भी दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। अब तीसरा को चेक करो, 88 है, 88 कितना आ जाएगा, 88 आ गया आपको 2 गुने 2 और गुने 11, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 11 8 88। अब देखो हमने क्या सीखा है कि हर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे तो हर में 11 भी दिख गया, इसका मतलब कभी भी इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता। अब चेक करना है 160 को। अब 160 को चेक कर लो, इसको अगर हम चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 80 आएगा, 2 से करेंगे 40 आएगा, 2 से करेंगे 20 आएगा, 2 से करेंगे 10 आएगा, 2 से करेंगे 5 आएगा, और ये कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 32 पंचे आ गया 160। 32 पंचे कितना आ गया, 5 दूना 10 का 0 कैरी 1, 5 दूना 5 या 15 1 16। इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आपको आ गया 2 का पावर 5 और गुने 5। अब एक चीज गौर से देखो कि हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्याएं नजर नहीं आ रही है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब आपको अगर ये चीजें याद ना रहे तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे कि मान लो हम 160 से भाग करते हैं किसको, तो 3 को। अगर इसको भाग करेंगे तो 0.0 आ जाएगा, फिर 0 देंगे तो 0 आ जाएगा, यहां पे फिर 0 देंगे तो फिर 0 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले हमने 160 को यहां पे किया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। फिर से इसको एक बार कर लेते हैं। हमें क्या करना है, तो 160 से 3 को भाग देना है। 160 से 3 को भाग दे दिए, ये पहले दशमलव देंगे तो 0 आएगा, फिर यहां 0 देंगे फिर 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 16 दूना 32 नहीं होगा तो एक काम करेंगे तो 160 आ जाएगा, 40 100 और 100 200। अब यहां से फिर से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 8 आ जाएगा, 8 0 0, 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, 8 कम 8 4 12, 0, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और ये कट गया, यहां पे 0 आ जाएगा। 16 सत्ते 112, अगर 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 0 0, 7 छक 42 का 2 हाथ में 4,
7 एकम 7 4 11, ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब यहां पे 0 आ जाएगा। 16 पंचे 80, ये कितना आ गया 800 आ गया। अब देखो कि यहां पे कितना दशमलव के बाद ये यहां पे आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है ये क्या है, शांत है। तो शांत कहां पे आ गया, तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। अब इस सब में आप किसी को डिवाइड करके देखो तो आपको शांत बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2.12 112 1112। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है 1112 और इसके बाद फिर 112 आपको दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 1 2 आया, फिर 1 1 2 आया, यहां से 1 1 1 2 आ गया। अब क्या होगा, यहां से जैसे 1 1 1 2 आया तो 1 1 1 2 आएगा, यहां पे कितना होगा 1 1 1 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस लगातार आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इसका यहां पे क्या आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि √3 बट्टा √12 है। अब एक चीज बताओ कि ये क्या है, चेक करके देखना पड़ेगा। √3 बट्टा √12। अब एक बात बताओ, √3 को आप √3 ही रहने दो और इसको कितना लिख सकते हो, 2 दूना 4 तिया 12। यहां से कितना आ गया √3 और बट्टा। अब देखो यहां से एक पेयर 2 का दिख रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √3। अब √3 से √3 कट गया, यहां से कितना आ गया 1/2 आ गया। और 1/2 क्या होगा, मतलब p/q के रूप में दिख रहा है। यहां से ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इसका मतलब 85 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। अब x² - 3 के शून्यक की बात हो रही है, तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि x² बराबर हो जाएगा 3 के, x बराबर कितना आ जाएगा √3 के। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस √3 आ जाएगा, प्लस माइनस √3। तो प्लस माइनस √3 कहां दिया गया, तो विकल्प 2 में। इसका मतलब 86 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब बहुपद नहीं है, अब देखो यह भी बहुपद होगा, यह भी बहुपद होगा क्योंकि यहां पे नंबर में रूट लगा हुआ है। यह बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये देखो √x दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब x का पावर किस में चला जाएगा 1/2 में चला जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। तो आपका सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक किसको कहते हैं, वैसा बहुपदीय व्यंजक जिसका घात 1 हो वही रेखीय कहलाता है। अब चेक करो किसका घात 1 है। यहां पे देखते हैं इसका घात 2 दिख रहा है, इसका भी घात 2 दिख रहा है, इसका घात 3 दिख रहा है और इसका घात सिर्फ 1 दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α अब प्लस 1/बीटा का मान निकालें। कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का 2 तरीका। पहला तो यह है कि पहले d पता कर लो, इसके बाद अल्फा बीटा पता कर लो और इसके बाद एक बार जोड़ लो और फिर जैसे फाइंड होगा वो कर लो। नहीं तो एक और तरीका है। कैसे, अब एक बात बताओ, यहां पे a कितना है, a 1 के बराबर है, b कितना है, b भी 1 के बराबर है, c कितना है, c भी 1 के बराबर है। अब मूलों का योग, मूलों का योग कहने का मतलब अल्फा और बीटा को मूल मान लो। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होगा, तो -b/a और -b/a कहने का मतलब -1/1 या आप इसको -1 कह सकते हो। अब मूलों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब c के जगह पे 1 और a के जगह पे 1, ये 1 आ गया। ओके, हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें वैल्यू पूछा गया है 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा का। अब एक बात बताओ, यहां पे लघुत्तम ले सकते हो, लघुत्तम लोगे तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया बीटा आ जाएगा।
बीटा से बीटा कट गया, अल्फा आ जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने कितना निकाला, -1, और अल्फा गुने बीटा का वैल्यू कितना निकाला, 1। यहां पे -1/1 ये -1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर -1 होगा, विकल्प 2 हो जाएगा। अब देखो, अब एक डायरेक्ट प्रोसेस था, डी निकाल करके तब अल्फा बीटा निकालते, तब यहां पे पुट करते, वो प्रोसेस से भी बनाए जा सकते थे, लेकिन एक्चुअली वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाता। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 एक अद्वितीय हल होगा। अब देखो कि हमें क्या पूछा गया कि a के किस मान के लिए, सामान्यतः अगर हम बात करें तो a के किस मान के लिए ये दो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब इसको आप ऐसे पहले लिख लो, ax माइनस वाई और -2 बराबर 0, यह समीकरण 1 आ गया। दूसरा 6x माइनस 2y और -3 बराबर 0, यह समीकरण 2 आ गया। यहां पे देखो कि a1 कितना है, a1 a के बराबर है, b1 कितना है, b1 -1 के बराबर है, c1 कितना है, c1 -2 के बराबर है, a2 कितना है, 6 के बराबर, b2 कितना है, -2 के बराबर, और c2 कितना है, तो -3 के बराबर है। अब आपको यह पता होगा अद्वितीय हल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें यह पता है कि अगर अद्वितीय हल की बात करेंगे तो यह होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, मतलब a1/a2 कभी भी बराबर नहीं होगा b1/b2 के। अब वैल्यू पुट करो, अगर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो a1 के जगह पे कितना है, a है, a2 के जगह पे कितना है, 6 है, b1 के जगह पे कितना है, -1 है, b2 के जगह पे कितना है, -2 है, ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब 2a बराबर कभी नहीं होगा किसके, 6 के। यहां से आप कह सकते हो कि a जो होगा वो कभी बराबर नहीं होगा कितना, तो 6/2 मतलब 3 के, मतलब a बराबर नहीं होना चाहिए 3 के। a बराबर नहीं है 3 किसमें, तो विकल्प 2 में। इसका मतलब 90 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बातें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। हमें यह पता है कि वृत्त की परिधि दी गई है 462, तो वृत्त की परिधि और यह बराबर दे रखी है 462 के। अब एक चीज बताओ, वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर 2 पायर होता है, 2 पायर, और ये बराबर किसके आ गया, 462 के। अब वैल्यू पुट करो, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और गुने त्रिज्या, और ये बराबर हो जाएगा 462 के। इसको आप यहां से लिख सकते हो, r बराबर कितना आ जाएगा, 462 गुने 7 और बट्टा 2 गुने 22। ओके, अब इसको 2 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 131, 11 दूना 22, ये तो नहीं कटेगा। अगर 2 से इसको सॉल्व किए तो ये 23 दूना 46 आएगा ना, 23 दूना 46, 2 एकम 2। अब 11 से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आ गया आपको, तो ये आपको आ गया 7 एकम 7, 7 दूना 14 और बट्टा 2। इसका मतलब अगर इसको भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 7 और 2 पंचे 10, मतलब 73.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहां पे दिया गया, ये हमें दिया गया विकल्प 1 में, तो 91 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द्विघात बहुपद x² प्लस 3x अब प्लस 2 के शून्यक हैं। अब इसका शून्यक आपसे पूछा गया, इसका मतलब शून्यक कहने का मतलब यहां से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हो। कैसे, तो फॉर्मूला के थ्रू भी यहां पे डी निकाल लो, फिर अल्फा बीटा निकाल लो, वहां से भी शून्यक निकाल सकते हो, और डायरेक्ट हम लोग मध्य पद विभाजन के थ्रू भी शून्यक, जिसको हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं, इसको आप यहां पे x² प्लस 3x और प्लस 2 है,
इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मध्य पद को विभाजित करो तो 2x प्लस एक्स और प्लस 2, यहां से आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहां से 1 को कॉमन ले लो, यह आ जाएगा x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 दोनों के पास दिख रहा है, तो x प्लस 2 और एक फैक्टर आपको निकल गया x प्लस 1। तो एक बार जब x प्लस 2 बराबर करेंगे 0 के, यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। दूसरी बार जब x प्लस 1 बराबर करेंगे 0 के, x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हमें 2 शून्यक मिल गया, एक -2, दूसरा -1। तो -2 -1 कहां दिखाई दे रहा है, तो विकल्प 1 में, तो 92 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। ओके, अब अगर हम लोग ऐसे नहीं फाइंड करते, तो हम लोग डी के थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते थे। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। बहुलक कहने का मतलब क्या हुआ, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक कहलाती है। इसका मतलब यहां पे चेक करो कि कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। हम लोग पहले 1 को चेक करते हैं, एक ही बार आया है। 3 कितना बार आया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 3 सबसे ज्यादा बार आया, मतलब 3 की बारंबारता सबसे अधिक हो गई, क्योंकि देखो 2 को भी चेक करो 1 बार, 5 को भी चेक करे तो 1 बार, 4 को भी चेक करे 1 बार। इसका मतलब सबसे अधिक बारंबारता 3 की है, तो बहुलक भी 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सेक 30 डिग्री का मान है। अब सेक 30 डिग्री का मान आपको यह पता है, cos 30 जो होता है वो √3/2 के बराबर होता है, मतलब 2/√3 सेक 30 डिग्री का होगा, तो 2/√3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब क्या होते हैं, तो उसके शेप भी बराबर हो और साइज भी बराबर हो। इसका मतलब शेप और साइज दोनों बराबर हो। कहां पे दिया गया, ये हमें दिया गया विकल्प 3 में, तो दोनों बराबर हो तभी कोई दो त्रिभुज समरूप हो सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 10a बराबर होगा। अब किसके बराबर होगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होगा क्या, तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a ये बराबर होता है 1 के। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर a माइनस 1, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 10 स्क्वायर a के। हमें जरूरत किसकी है, 10e की। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये बराबर किसके आ जाएगा, 10a के। अब ये आप चेक करो कि 10a रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 कहां दिया गया, तो विकल्प 2 में, तो 96 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लो दो वृत्त हम लोग मान लेते हैं और उसके व्यास हमें दिए गए हैं कितने, तो 9 और 7। हमें उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और बट्टा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो पहले वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई और आर स्क्वायर कहने का मतलब, पहले आप त्रिज्या 9 ले लो, इसका मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 गुने 9। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुने 7 गुने 7। फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो पाई से पाई कट गया, 9 को 9 से गुना करेंगे 81 आएगा, 7 को 7 से गुना करेंगे 49 आएगा, 81/49 आना चाहिए। तो हमें क्या कहा गया, क्वेश्चन में पूछा गया क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो 81/49 कहां दिया गया, इसी को हम लोग 81:49 लिख सकते हैं। इसका मतलब विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अब अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब उस संख्या को जो अपरिमेय नहीं होगा उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते होंगे। अब देखो कि जैसे
रूट 10 को अगर हम रूट से बाहर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये रूट 5 गुने रूट 2 आके रुक जाएगा। ये तो कभी भी, ये तो अपरिमेय संख्या है, मतलब कभी भी परिमेय नहीं होगा। अब रूट 24 को भी सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, ये भी आपको 2 रूट 6 आ जाएगा, मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा, मतलब ये भी अपरिमेय रहेगा। अब रूट 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 5 बराबर 35, मतलब रूट 7 गुने रूट 5, ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही रहेगा। अब एक चीज बताओ, रूट 121, अब हमको ये बताओ कि 11 का वर्ग कितना होता है, 121, इसका मतलब रूट 121 को क्या लिख सकते हो, 11 गुने 11। यहां से देखो कि 11 आपको बाहर निकल के आ गया, और 11 को आप क्या लिख सकते हो, 11/1 भी तो लिख सकते हो। इसका मतलब रूट 121 क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 5, 15 और 20 का लॉसो और मौसो ज्ञात करें। किसका, तो 5, 15 और 20 का। अब देखो 5 को क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपको 1 गुने 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। और 20 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 पंचे 20। हमें क्या चाहिए, पहले लॉसो चाहिए। और आपने पढ़ रखा होगा कि अगर आपसे पूछा गया लॉसो 5, 15 और 20 का कैसे निकालेंगे। लॉसो में हम लोग जो उभयनिष्ठ मतलब जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं। 5 सबके पास है तो पहले आप 5 ले लो, और इसके बाद जो बचता है उसमें सबसे ज्यादा पावर को लेते हैं। इसको आप पहले ऐसे करके लिख लो, 1 गुने 5, 3 गुने 5 और 2 का पावर 2 गुने 5। यहां से आप गौर से देखो कि हमने 5 को ले लिया, इसके बाद क्या लेना होगा, तो 2 का पावर 2 लेना होगा, और इसके बाद 3 लेना होगा। तो गुना करो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 दिया 60 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई, लॉसो पता चल गया। अब आप मौसो पता कर लो। मौसो में कैसे पता करते हैं, तो मौसो अगर हमें 5, 15 और 20 का लेना हो, हम सब में उभयनिष्ठ को लेते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, या इसमें किसी, अब सबका पावर समान है तो डायरेक्ट इसका मौसो 5 आ जाएगा। अगर पावर समान नहीं होता, जिसका सबसे कम पावर होता उसी को हम लोग मौसो के रूप में लेते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 और 5। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लॉसो और मौसो का अनुपात निकालें। इसका मतलब लॉसो और बट्टा मौसो। अब एक चीज देखो कि लॉसो है कितना, लॉसो 60 है, मौसो कितना है, तो 5 है। 5 कम 5, 12 पंचे 60, तो मतलब आपको 12:1 आ गया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12:1। तो 12:1 कहां दिया गया, तो विकल्प डी में। इसका मतलब 99 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए पता है 90 डिग्री का, बीसी पता है 13 सेंटीमीटर, एबी दिया गया 12 सेंटीमीटर, एसी का मान पूछा गया। हम लोग सपोज करते हैं ये एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण ए 90 का है। इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। बीसी 13 सेंटीमीटर का है, ये बीसी कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर का। ए बी 12 सेंटीमीटर है, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर का। एसी आपसे पूछा गया, मतलब ये आपसे पूछा गया। अब एक बात बताओ कि समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहां पे क्या है, तो बीसी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा। लंब क्या है, तो एसी का स्क्वायर। और आधार क्या है, आधार एबी, तो एबी का स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां पे देखो बीसी कितना है, तो बीसी 13 है, 13 का स्क्वायर कर लो। एसी कितना है नहीं पता, एज इट इज रहने दो। और एबी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लो। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा एसी स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, बराबर आ जाएगा एसी स्क्वायर के। माइनस करेंगे 9 में से 4 5, 6 में से 4 2, और ये एसी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। या हमें एसी की जरूरत पड़ी तो ये √25 हो जाएगा, मतलब 25 25
5 का वर्ग करने पे 25 तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि AC की लंबाई कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 100 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। इसके साथ ही मॉडल सेट 1 के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।